फ्रेंड्स, आज का हमारे इस चैनल पर सभी का स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है यह है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यह जो चैप्टर है यह बीए द्वितीय वर्ष में चलने वाला जो विषय है हेल्थ साइंस, उसके अंतर्गत पढ़ा जा रहा है। और साथ ही साथ बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर के अंतर्गत चलने वाला जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पेपर है उसके अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के 2 पार्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि डाइजेशन फूड का क्या होता है और कौन कौन से फूड के कंपोनेंट हैं जिनका डाइजेशन होना है बॉडी के अंदर। तो डाइजेशन की परिभाषा हमने देख ली थी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। साथ ही हमने यह पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि इन डाइजेस्टिव ग्लैंड से सिक्रीशंस निकलते हैं, जैसे एंजाइम्स निकलते हैं, बाइल जूस निकलता है। तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये हेल्प करती हैं फूड के डाइजेशन में। तो हमने पढ़ा था कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, कहाँ पर यह स्थित है। इसके अलावा आपने पढ़ा था लीवर क्या होता है। लीवर के साथ ही हमने पढ़ा था गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर किस तरह से पक्वाशय से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था पेनक्रियास क्या होता है या अग्नाशय क्या होता है, और अग्नाशय से कौन से एंजाइम्स स्रावित होते हैं जो कि भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और इसमें हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं हम, जिसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, और प्रोटीन का डाइजेशन जिसका एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड होता है। तो आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं फ़ैट का डाइजेशन। अब फैट जो होता है इसका डाइजेशन बकल कैविटी या मुख गुहा में बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं कि मुख गुहा में ना तो प्रोटीन का पाचन होता है ना ही वसा का पाचन होता है। इसके बाद जो फूड है जब वो ग्रसनी और ग्रासनली से होता हुआ जब वो आमाशय में प्रवेश करता है तो वहाँ पर फैट का कुछ अमाउंट में हाइड्रोलिसिस प्रारंभ होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब जल अपघटन प्रारंभ होता है। तो जो आमाशय है वहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एक एंजाइम स्रावित होता है, और यह गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वह फैट पर अपना रिएक्शन करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। तो बहुत स्मॉल अमाउंट की जो फैट है वो स्टमक में डाइजेशन होना प्रारंभ हो जाती है। इसके पश्चात जो आमाशय में भोजन काइम के फॉर्म में उपस्थित होता है वह भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। और यह जो छोटी आंत होती है इसका प्रारंभिक भाग होता है पक्वाशय। अब यह जो पक्वाशय है इस पक्वाशय में हमने पहले पढ़ा था कि लीवर से निकलने वाला जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है, और फिर गॉल ब्लैडर से पित्त वाहिनी निकलती है जो पक्वाशय से जुड़ी हुई होती है। तो उस पित्त वाहिनी के द्वारा यह बाइल जूस पक्वाशय में प्रवेश करता है। तो जब फैट वहाँ पर प्रेजेंट होती है तब ये बाइल जूस उस फैट पर रिएक्ट करता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है इसको हम समझ लें। जब फैट फूड द्वारा ग्रहण की जाती है तो फैट जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो इमल्सिफाइड फैट होती है, एक नॉन इमल्सिफाइड फैट होती है। इमल्सिफाइड फैट होती है जिसको हम पायसीकृत वसा कहते हैं। तो कई ऐसे फूड हैं जिसमें नेचुरली फॉर्म में पायसीकृत वसा पाई जाती है, जैसे मिल्क है। अब मिल्क के अंदर जो फैट होता है वो इमल्सिफाइड फॉर्म में होता है। और इसी तरह से जैसे एग है, एग के अंदर जो एग योक है उसका जो फैट है दैट इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन ए इमल्सिफाइड फॉर्म। तो जब इमल्सिफाइड फैट होती है तो उस पर जो लाइपेज होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम डायरेक्टली वर्क कर लेता है, हाइड्रोलाइज उसको कर देता है। बट बहुत सारी फ़ैट ऐसी होती हैं जो नॉन इमल्सिफाइड होती हैं, जैसे कि हमने खाने में ऑयल यूज़ किया है, वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है, या घी जो है। इसके अलावा जो इनविजिबल फॉर्म में ड्राई फ्रूट्स में, ऑयल सीड्स में जो फ़ैट अवेलेबल होती है, सारी फ़ैट जो होती है अनइमल्सिफाइड होती है। तो इनके डाइजेशन से पहले फ़ैट को इमल्सिफाइड होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो अब यह जो कार्य है, यह जो महत्वपूर्ण कार्य है वो करता है बाइल जूस या पित्तरस। पित्तरस जो है वो फैट पर रिएक्ट करता है, फैट से रिएक्शन करता है और अनइमल्सिफाइड फैट अपायसीकृत वसा को इमल्सिफाइड फैट में परिवर्तित करता है, जो ये प्रक्रिया होती है इसको इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। इससे क्या होता है कि फ़ैट जो होती है वो फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है तो अब फैट का डाइजेशन होना आसान हो जाता है। और
स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेनक्रियाटिक लाइपेज प्रेजेंस होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, पेनक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में फ़ैट जो है वो डाइग्लिसराइड्स में टूट जाती है। डाइग्लिसराइड्स के बाद मोनोग्लिसराइड्स में टूट जाती है, और मोनोग्लिसराइड्स जो होते हैं वो लास्ट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटते हैं। अगर हम फ़ैट के कॉम्पोजिशन की बात करें तो फ़ैट जो होता है इसे हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब फ़ैट का ब्रेकडाउन होता है तो फ़ैट जो है ट्राइग्लिसराइड फॉर्म की जो फ़ैट है वो डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हुई, डाइग्लिसराइड से फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हुई, और अंत में हमें मिला फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, इन्हें जो छोटी आंत का आंतरिक भाग होता है जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं, वहाँ अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा यह रक्त द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार फ़ैट का डाइजेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार हमने 3 मेजर कंपोनेंट के डाइजेशन आपने पढ़े हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज़ ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, और प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है क्या होता है? अमाइनो एसिड। इट्स मीन अमाइनो एसिड से मिलकर अमाइनो एसिड यूनिट्स जो होती हैं ये मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होकर प्रोटीन का निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, या हम यूँ कहें कि जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स हैं ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं। तो इसी प्रकार जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा, उसका जब डाइजेशन होता है तो अंत में जो सिंपलेस्ट फॉर्म के कार्बोहाइड्रेट्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है। इसी तरह से प्रोटीन से अमाइनो एसिड प्राप्त हो रहा है, और फैट के डाइजेशन से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्राप्त हो रहा है। तो ये सभी जो पोषक तत्व हैं वो अपने सिंपलेस्ट पोषक तत्व में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब जो आगे की प्रक्रिया होती है, डाइजेशन के बाद जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण जो है यह वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो एंड प्रोडक्ट बना है डाइजेशन के बाद, वो एंड प्रोडक्ट जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, जो इंटेस्टाइन है आहार नाल, उसकी छोटी आंत और जो होता है छोटी आंत का जो आंतरिक भाग है वहाँ पे श्लेष्मिक झिल्ली पाई जाती है, और वहाँ पे बिलाई लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। तो उस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से यह जो एंड प्रोडक्ट हैं ये चले जाते हैं ब्लड में। अब ब्लड में जो जाने की प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। तो और दूसरा यह जो अवशोषण होता है भोज्य पदार्थों का, सरलतम भोज्य पदार्थों का, पोषक तत्वों का, यह मुख्य रूप से जो छोटी आंत का जेजुनम और इलियम वाला भाग है वहाँ पे मुख्य रूप से मेजर जो अवशोषण होता है वो इसी स्थान पर होता है। अब अवशोषण जो होता है, अवशोषण की भी 3 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। जैसे कि अवशोषण जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय ट्रांसपोर्ट विधि के द्वारा होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट विधि के द्वारा होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट विधि के द्वारा होता है। तो अब्जॉर्प्शन या अवशोषण की प्रक्रिया जो है इन 3 विधियों द्वारा होती है, और इन तीनों ही विधियों द्वारा जो डाइजेशन से सरलतम पोषक तत्व हमें प्राप्त हुए थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और अमाइनो एसिड से प्रोटीन के डाइजेशन से अमाइनो एसिड प्राप्त हुआ था, फैट के डाइजेशन से फैटी एसिड्स प्राप्त हुए थे। तो यह तीनों ही जो सब्सटेंसेस हैं यह इन ट्रांसपोर्ट मेथड्स के द्वारा जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वहाँ से ब्लड द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार ये अवशोषण की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। जब ये पोषक तत्व रक्त में चले जाते हैं तो रक्त में ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि रक्त क्या होता है हमारी बॉडी में, इन्हीं सब्सटेंसेस का पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ब्लड के द्वारा इन पोषक तत्वों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है जहां उनकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार यह डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।